हमारा शुरू जो होता है वो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STI। STI को STD भी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। बट डिजीज़ को इसलिए डिजीज़, अब इन्होंने इसमें एक वेरिएशन ला करके दिया है कि डिजीज़ मतलब बीमारी। तो उन्होंने कहा कि डिजीज़ टर्म जो है वो सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसको नाम बदल दिया गया, इन्फेक्शन कर दिया गया है, क्योंकि STDs कोई डिजीज़ नहीं है, ये इन्फेक्शंस हैं, ठीक है। और STDs का दूसरा नाम VD भी होता है, STDs को ही VD भी बोलते हैं, इसको RTI भी बोलते हैं, इसको STI भी बोलते हैं। VD का है वेनरल डिजीज़, RTI की फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर क्वेश्चन STD, VD, RTI या STI से आता है तो वो सारी एक ही बात होगी। ऐसा ना कीजिएगा कि STI नहीं दिया है, RTI के बारे में पूछा गया तो आप उसको बताएं नहीं, उसको जानिए, क्योंकि ये 3-4 नाम जो है वो एक ही टर्म है। अब हमारे पास मैंने इस पूरे पैराग्राफ से जो भी मैंने इस पैराग्राफ को हाईलाइटेड किया है उसको मैंने साइड में यहाँ पर निकाल के रख दिया है। अब पहली बात, यहाँ पर ऊपर के जो 2 पैराग्राफ हैं उसमें STDs के ही बारे में बताया गया कि STDs की जो हमारी डिफिनीशन है वो क्या है। इन्फेक्शन और डिजीज़ विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर collectively called sexually transmitted infection, STI। अब इसी को भी उन्होंने दूसरा बात बोला है वेनरल डिजीज़, और उसी को बोल दिया है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। वही मैंने साइड में निकाल के यहाँ पर आपको दे दिया है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ साइड वाला ही पढ़ेंगे तो भी आपका ये पूरा जो है वो कवर हो जाएगा। अब हमारी जो STDs उन्होंने बताई हैं वो कितनी बताई हैं। नंबर 1 है गोनोरोइया, नंबर 2 सिफिलिस, नंबर 3 क्लैमिडाइसिस, नंबर 4 जेनाइटल वॉर्ट्स, नंबर 5 ट्राइकोमोनासिस, नंबर 6 जेनाइटल हर्पीज़, नंबर 7 हेपेटाइटिस B, नंबर 8 एड्स। जो जितनी भी ये हमें 8 डिजीज़ दी गई हैं, ये सारी डिज़ीज़ में जो ऊपर की 5 डिज़ीज़ हैं ये क्यूरेबल हैं। अगर ये हमको मतलब जब इनकी शुरुआत हो रही है तब अगर इनके बारे में हमको पता चल जाए तो ये सारी डिज़ीज़ क्यूरेबल हैं। बट जिनको मैंने येलो से हाईलाइटेड कर रखा है, जेनाइटल हर्पीज़, हेपेटाइटिस B, एड्स, ये तीनों डिज़ीज़ नॉन क्यूरेबल है, इनको क्योर नहीं किया जा सकता। बस अब मैं आपको यहाँ पर पैराग्राफ में दिखा देती हूँ कि पैराग्राफ में क्या लिखा है। बस वही पैराग्राफ में भी वही चीज़ें ही लिखी हुई हैं। देखिए, अब यहाँ पर उन्होंने बता दिया है गोनोरोइया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज़, क्लेमाइडाइसिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस B एंड ऑफ कोर्स एड्स आर द सम ऑफ द कॉमन STI। ये कॉमन STI हैं। अब यहाँ पर अगला लिखा है हेपेटाइटिस B एंड HIV आर कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय द शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये ऊपर की जितने भी हैं वो STDs ही हैं, लेकिन जो हेपेटाइटिस और HIV है वो शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन से भी, इंजेक्शन निडल्स के भी थ्रू हो सकता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू भी हो सकता है, ये ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड से भी हो सकता है, इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी हो सकता है। इसलिए इन्फेक्टेड पर्सन का अगर कोई भी फ्लूइड किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएगा किसी भी तरीके से, तो वहाँ पर हेपेटाइटिस B और HIV होने के चांसेस होते हैं। अब उसकी अगली लाइन में लिखा है एक्सेप्ट फॉर द हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्पीज़ एंड HIV इन्फेक्शंस अदर डिजीज़ आर कम्प्लीटली क्यूरेबल। जितनी भी डिजीज़ हैं वो कम्प्लीटली क्यूरेबल हैं। मतलब मैंने वही तो यहाँ पर साइड में बताया ना, ये जितनी भी डिजीज़ हैं ऊपर की 5 ये कम्प्लीटली क्यूरेबल हैं, बट एक्सेप्ट जेनाइटल हर्पीज़, हेपेटाइटिस B, एड्स, ये क्या है, नॉन क्यूरेबल है, इनको क्योर नहीं किया जा सकता। अब उसकी अगली लाइन में लिखा है ईयरली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर और इंक्लूड ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइटली पेन, स्वेलिंग etc इन जेनाइटल रीजन। यही होता है। अब इन्फेक्टेड फीमेल जो होती है मे ऑफ्टन बी सिम्टोमेटिक,
उसमें सिम्टम्स ही नहीं दिखाई देते हैं, और अगर होते हैं इसलिए वो जो होती है ना अनडिटेक्टेड होती है, क्योंकि उसमें सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, इसलिए उसको डिटेक्ट बहुत ही लेटर किया जाता है। लेटर उसे डिटेक्ट करते हैं, इतनी जल्दी डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ईयरली स्टेज में इनको डिटेक्ट कर लिया जाए डिजीज़ को तो ये क्यूरेबल है, एक्सेप्ट वो 3। ठीक है, अब ये करते हैं लीड टू द कॉम्प्लिकेशन लेटर विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज़ PID। अब जब इन देर हो जाती है तब ये डिजीज़ क्या क्या इंक्लूड हो जाता है इनके अंदर। फर्स्टली तो इनमें बस वही सिम्टम्स दिखाई देते हैं, स्लाइटली प्लेन, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्वेलिंग, बट बाद में इनमें पेल्विक इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ भी आ जाती हैं जिसको PID बोलते हैं, एबॉर्शंस भी होते हैं, स्टिल बर्थ्स होती हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक टॉपिक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है, वैसे हम जानते हैं जो हमारा प्रेगनेंसी होती है वो हमेशा यूट्रस में होती है, इम्प्लांटेशन हमेशा यूट्रस में होता है, बट अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस को छोड़कर अदर देन कहीं और हो रहा है, मतलब कहीं भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हो रहा है अदर देन यूट्रस, तो उस प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। जैसे कभी कभी इम्प्लांटेशन फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही हो जाता है, समटाइम्स सर्विक्स में। इस चक्कर से इस प्रेगनेंसी जो यूट्रस को छोड़कर अदर देन यूट्रस कहीं भी इम्प्लांटेशन होगा तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोली जाएगी। इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर, STDs भी लास्ट में कैंसर भी कॉज कर देती हैं। अब STDs होने की हाई रिस्क किस किस में है? रिपोर्ट किया गया कि वेरी हाई रिस्क जो है वो एक एज ग्रुप जो 15 to 24 ईयर्स के एज ग्रुप है उनके बीच में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब क्या है, अब इनसे हम कैसे खुद को प्रिवेंट करें? प्रिवेंशन पॉसिबल है। अब कैसे पॉसिबल है? वन कुड बी फ्री फॉर दीज इन्फेक्शन बाय द फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो। जो नीचे ये 3 प्रिंसिपल दिए गए हैं, अगर कोई भी इन 3 को फॉलो करता है तो वो बहुत ही ईजिली इनसे मतलब इन डिजीज़ से बच सकता है। नंबर 1, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर। अब अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर्स के सेक्स को अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डोम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, क्योंकि क्वाइटस कॉन्डोम जो होता है वो हमारे STDs से भी हमको प्रिवेंट करता है। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर ईयरली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ़ डायग्नोज्ड विद इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन डायग्नोज्ड हो जाता है तो आप उसको कम्प्लीटली ट्रीटमेंट लीजिए। तो ये सारी क्यूरेबल भी हैं। ये हमारा सेकेंड टॉपिक था। अब मैं जो हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनफर्टिलिटी, उससे मैं फर्दर लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी। तो अभी हमने बस ये 2 मेथड्स देखे हैं। ये दोनों मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको जितने भी हमारे कॉन्सेप्शन मेथड हैं, मतलब IUDs, पिल्स, इनके हमारे प्रिंसिपल्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप इनके प्रिंसिपल और एग्जाम्पल याद रखिएगा। खासकर आप मल्टीलोड 375 जरूर याद रखिएगा कि मल्टीलोड 375 जो होता है वो कॉपर रिलीजिंग है। कभी कभी ऐसा फील होता है कि वो एक ऐसी IUDs है जो हार्मोन रिलीजिंग है, बट नहीं, वो कॉपर रिलीजिंग है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। हम और तो मैंने